नमस्ते बच्चों। मैं सभी दोस्तों। मैं मोनिका दांगी। बायोलॉजी की क्लास में 12th बायोलॉजी की क्लास को मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे। अपना ये 9 चैप्टर चल रहा है, उसमें अपना जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वो है पशु प्रजनन। ठीक है। बाकी जंतुओं में रोग, उसका निवारण, उपचार वगैरह हम अभी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले का लेक्चर है। आप पिछली वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। पशु प्रजनन क्या है आपका? पशु प्रजनन। तो इससे क्वेश्चन बनता है नॉर्मली, पशु प्रजनन किसे कहते हैं व इनके प्रकारों को समझाइए, कितने प्रकार के होते हैं, या फिर ये पशु प्रजनन क्यों करा जाता है, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, ये समझाइए। इस प्रकार से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशु प्रजनन का उद्देश्य पालतू के जीन प्रारूप में ऐसा सुधार करना होता है जिससे मानव के लिए अधिक उपयोगी हो जाए। क्या होता है? प्रजनन का मतलब ये होता है कि जो जीव है उसके समरूप ही दूसरी जीव का उत्पन्न करना। ठीक है, उसी के समरूप दूसरे जीव को जन्म देना। ठीक है, जिससे क्या होगा, उनकी जो संख्या है उसमें ग्रोथ होगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, हमें अधिक से अधिक दूध की प्राप्ति हो पाएगी। हमें उनसे जो भी चीज़ प्राप्त हो रही है, हमें लाभ हो रहा है, वो हमें ज़्यादा प्राप्त होगा। इसलिए हम प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। और कहीं ना कहीं पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं उनका अस्तित्व कहीं कम ना पड़ जाए। ठीक है, पशुओं का जो अस्तित्व है, मतलब जीवन चक्र चल रहा है, वो खत्म ना हो जाए, इसलिए प्रजनन की प्रक्रिया होती है और इससे नए पशुओं का जन्म होता है। आई होप आप ये प्रजनन वर्ड समझ गए होंगे। तो उपयोगी। अब देखिए, पशुओं में प्रजनन के उद्देश्य। हम जो पशु होते हैं उनकी जो प्रजनन की प्रक्रिया, उस पर क्यों ध्यान देते हैं और वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, वो इस चीज़ में आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो पशुओं में प्रजनन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं। उत्तम पशु बनाने के लिए क्या होता है, एक ही नस्ल के जीव अगर उत्पन्न होते जाएंगे, उनके पास हम क्या करते जाएंगे, संक्रमण कराते जाएंगे, सॉरी प्रजनन कराते जाएंगे, तो क्या होगा, एक ही क्वालिटी के हमें जो गाय है या फिर बछड़ा है वो हमें प्राप्त होता जाएगा उसी नस्ल का। फिर वो उसकी नस्ल धीरे धीरे क्या खराब होती चली जाएगी। इसलिए हम नस्ल सुधारने के लिए भी, उत्तम पशु बनाने के लिए भी हम कृत्रिम 2 प्रकार के प्रजनन होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक प्रजनन, दूसरा होता है आपका कृत्रिम प्रजनन। तो कुछ ना कुछ अगर नस्ल को उत्तम बनाना होता है तो हम कृत्रिम जो प्रजनन है उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। पशु समूह की उन्नति के लिए, ताकि मतलब जो पशुओं का समूह है उसमें वृद्धि हो, उनमें उन्नति हो, इसके लिए भी हम प्रजनन करवाते हैं। ठीक है, पशुओं को शीघ्रता से युवा बनाने के लिए। ठीक है, फिर दूसरा है पशुओं में सहनशीलता बढ़ाना, पशु सभी प्रकार के वातावरण में रह सके। ठीक है, पशु नियमित रूप से बच्चे दें, मतलब क्या होगा, एक के बाद बच्चे का उत्पन्न होता रहेगा, तो हमारे जो समूह है उनका वो खत्म नहीं होगा। पशु अधिक समय तक जीवित एवं उत्पत्ति योग्य रहें। क्या है, पशु जो है वो अधिक समय तक जीवित एवं उत्पत्ति योग्य रहे, मतलब अपना जो उत्पत्ति उनके समूह में होती रहे, और मतलब क्या, उनका जीवन चक्र कभी भी खत्म ना हो, अधिक समय तक वो जीवित रहें। और पशुओं की अच्छी नस्ल प्राप्त करना। ठीक है, मैंने वही बताया आपको, अगर एक हमारे पास अगर नस्ल अच्छी नहीं है गाय की, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, देसी गाय है तो हम कृत्रिम प्रजनन करवा कर उसमें क्या बोलते हैं, जो जर्सी गाय होती है, उसका बछड़ा होगा, उससे हम सीमेंट लेकर डलवा सकते हैं। तो हमारे पास जो अच्छी नस्ल की गाय नहीं, उससे हमें एक अच्छा नस्ल का बछड़ा या बछी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यही वो बोल रहा है, पशुओं की अच्छी नस्ल प्राप्त करना। पशुओं में रोगों से बचने की पर्याप्त सामर्थ्य हो। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास जो पशु है उसमें कोई रोग है, तो उससे हमें लग रहा है कि नहीं, अब हमें इसमें कुछ अलग करना चाहिए, इस रोग को करें, तो प्रजनन के तहत अगर कोई भी आपको क्या हो रहा है, प्रजनन के तहत अगर कोई बीमारी उसमें उत्पन्न होती जा रही है, एक के बाद एक उसी पीढ़ी में, तो हम उस प्रजनन की प्रक्रिया से भी उस चीज़ को भी, उस पर भी हम बचत या फिर ध्यान दे सकते हैं। पशु अधिक उत्पादक बने। ठीक है, मतलब उत्पादक मतलब अधिक चीज़ देने वाले बने, मतलब अधिक दूध देने वाले बने। ठीक है, इसमें हम उन्नति करते जाएंगे प्रजनन में। तो पशु भार वाहन एवं कृषि कार्य के लिए उत्तम बन सके, यानी कि जो कहते हैं ना, बछड़ा होता है, बेल बन जाता है, फिर हम उसे कृषि में यूज़ करते हैं, हालांकि अब नहीं करते, लेकिन पहले किया जाता था। ठीक है, तो अच्छी उन्नति का बछड़ा पैदा होगा तो ही तो वो जाके खेती में कार्य कर पाएगा। ठीक है, इसलिए दूध में वसा की प्राप्ति की वृद्धि हो, मतलब हम ऐसे पशु या गाय की उत्पत्ति करें प्रजनन की सहायता से, जिससे हमें अधिक से अधिक उससे क्या हो, वसा में दूध की प्राप्ति हो।
अब हमने ये तो कर लिया कि हमें प्रजनन करवा के इतने सारे लाभ हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं वो भी तो हम देखेंगे। तो प्रजनन के प्रकार हैं। प्रजनन को मुख्य 2 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब हम 2 प्रकार से जो पशु हैं उनमें प्रजनन करवा सकते हैं। तो देखिए 2 प्रकार से प्रजनन करवा सकते हैं। तो कौन कौन सा है वो आपका प्राकृतिक प्रजनन और कृत्रिम प्रजनन। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट के द्वारा समझाना चाहूँगी प्रजनन के प्रकार। तो देखिए प्रजनन प्रणाली, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है, प्राकृतिक प्रजनन होता है, जो कि एक गाय में एक टाइम आता है जब वो प्रजनन के लिए खुद एक्टिव होती है, और प्राकृतिक रूप से प्रजनन होता है, वो किसी भी बछड़े की सहायता से हो सकता है। लेकिन कृत्रिम प्रजनन क्या होता है, शीमेन के द्वारा गाय को गाय में प्रजनन सहभोग करवाना, एक लैंग्वेज में हम कहें तो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में इसमें हमने देखा प्राकृतिक प्रजनन के और टाइप्स नहीं होते, मतलब इसमें और कोई भी प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन कृत्रिम प्रजनन के टाइप्स होते हैं। देखिए कृत्रिम प्रजनन में 2 प्रकार के प्रजनन और दिए हैं, अंतः प्रजनन है, फिर बाह्य प्रजनन है, ठीक है। अब अंतः प्रजनन के भी 2 पार्ट्स हैं, संप्रजनन और अंतर्वंश प्रजनन, ठीक है। अब बाह्य प्रजनन के भी टाइप्स हैं। देखिए पहला है भिन्न संकरण, फिर उसी का टाइप है संकरण, फिर उसी का टाइप है क्रोमोन्नति, और उसी का टाइप है प्रसंकरण। तो ये आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रजनन किसे कहते हैं, या प्रजनन के प्रकार बताइए। तो प्रजनन की जो प्रकार हैं मोस्टली वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन से, प्राकृतिक प्रजनन और कृत्रिम प्रजनन। बाकी जो आपको ये दिख रहा है ये फिर उनके अंदर के प्रकार हैं, ठीक है। तो यानी कि कृत्रिम प्रजनन 2 प्रकार के हो गया। अब आपसे पूछ लीजिए कृत्रिम प्रजनन कितने प्रकार का है, तो आप मोस्टली लिखोगे 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है 2 प्रकार का, तो अंतः प्रजनन होता है और बाह्य प्रजनन होता है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि बाह्य प्रजनन कितने प्रकार का होता है, तो मोस्टली कितने प्रकार का होगा, 4 टाइप्स का, ठीक है। तो भिन्न संकरण, क्रोमोन्नति और प्रसंकरण। और अगर इसलिए इसी प्रकार से आपसे पूछे जाए अंतः प्रजनन कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 टाइप्स का होता है, संप्रजनन और अंतर्वंश प्रजनन, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको पूरा डिवाइड करना है। अब मैं आपको 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन बता देती हूँ। जो प्राकृतिक प्रजनन है उसकी आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ, ठीक है। अब मैं यही इसी चार्ट की सहायता से आपको मैं पूरा डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूँगी। तो ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका प्राकृतिक प्रजनन। क्या दिया है, प्राकृतिक प्रजनन। इस प्रकार के प्रजनन में पशु अपनी ही जाति के विपरीत लिंगी अन्य पशु के साथ स्वतंत्र रूप से प्रजनन कार्य करता है। क्या लिख रहा है, इस प्रकार के प्रजनन में पशु अपनी ही जाति के, ठीक है, मतलब देसी गाय है तो देसी बछड़ा होगा, ठीक है। लेकिन विपरीत लिंगी मतलब ये स्त्रीलिंग होगा तो वो ऑब्वियसली हम पे संभोग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो स्त्रीलिंग है तो फिर पुल्लिंग की उसको ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पुरुष लिंग की ज़रूरत उसको पड़ेगी। तो क्या करता है, साथ स्वतंत्र रूप से प्रजनन कार्य करता है, मतलब खुद की इच्छा से ही प्रजनन होना प्राकृतिक प्रजनन कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई आपको डेफिनेशन। 2 प्रकार के प्रजनन होते हैं, प्रजनन प्रणाली 2 प्रकार की है, प्राकृतिक प्रजनन हमने अभी देखा। अब हम कृत्रिम प्रजनन की बात करेंगे, ठीक है। तो कृत्रिम प्रजनन में क्या होता है, देखिए आप, कृत्रिम प्रजनन के उद्देश्यों के आधार पर पशुओं का चयन करके उनके मध्य प्रजनन कार्य कराया जाता है। इसके निम्न प्रकार हैं। मतलब क्या, हमें अगर हमारे पास देसी गाय है और हम ये चाहते हैं कि उसका जो बच्चा हो या बछड़ा जन्म ले वो एक विदेशी गाय का हो, यानी कि विदेशी नस्ल से उत्पन्न हो, तो हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। किसका चयन करेंगे बताइए, पशु का चयन करके, ठीक है। हम उसके जो सीमेन होगा बछड़े का जो भी है उसका हम चयन करेंगे, फिर वही सीमेन हम क्या कराएंगे, प्रजनन के लिए गाय में सहभोग करवाएंगे, सहभोग होगा। उससे फिर क्या होगा, उसी जाति का बछड़ा जिससे हमने सीमेन डलवाया जिस बछड़े का, तो उसी प्रजाति का बछड़ा हमें प्राप्त होगा। तो ये होता है कृत्रिम प्रजनन, ठीक है। अब इसके निम्न प्रकार होते हैं। भैया ये तो ऐसा नहीं, बहुत प्रकार का होता है प्रजनन भी। एक अंतः प्रजनन हो जाएगा, दूसरा उसी का बाह्य प्रजनन हो जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। तो अंतः प्रजनन, कृत्रिम प्रजनन के टाइप से अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। अब अंतः प्रजनन की डेफिनेशन देखेंगे हम। देखिए अंतः प्रजनन, अब अंतः प्रजनन के भी मैंने आपको टाइप बताए थे। कितने टाइप्स बताए थे अंतः प्रजनन के भी, संप्रजनन और अंतर्वंश प्रजनन, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। देखिए अंतर्वंश प्रजनन क्या होता है, अभी इसमें देखिए, प्रजनन की इस विधि में
4-5 पीढ़ी तक के संबंधित नर एवं मादाओं में संभोग होता है। अब मतलब 4-5 पीढ़ी मतलब माँ हो गई, बेटा हो गया, बहन हो गई और पिता हो गए, मतलब ये 4 पीढ़ी के बीच में जो प्रक्रिया होगी वो आपकी कहलाती है अंतःप्रजनन। ठीक है, तो देखिए अब संप्रजनन कैसे होगा, सिर्फ 4-5 पीढ़ी, मतलब ज़्यादा कोई बूढ़ा बछड़ा नहीं होगा इस प्रकार से, या फिर कुछ ज़्यादा नहीं होगा इस प्रकार की प्रक्रिया में, सिर्फ 4-5 पीढ़ी। ठीक है, तो 4-5 पीढ़ी में आपका क्या रहेगा, संप्रजनन। तो ये होता है, ये बहुत ही निकट के संबंधी नर मादाओं का पारस्परिक सहवास है, जैसे माँ बेटे, सगे भाई बहन तथा पिता पुत्री में सहवास कराना। जैसे कि देखिए माँ का सहवास किसके साथ, बेटे के साथ हो गया, फिर सगा भाई किसके साथ सहवास करेगा, सगी बहन के साथ, और पिता फिर किसके साथ, सगी पुत्री के साथ ही सहवास। तो ये सिर्फ 2 या 3 पीढ़ी के बीच का ही रहेगा, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी में ही रहेगा संप्रजनन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका संप्रजनन हो गया। अब अंतःप्रजनन की बात करेंगे हम, अंतर्वंश प्रजनन की। तो संप्रजनन के अलावा जो भी प्रजनन 4-5 पीढ़ी के संबंधित नर मादाओं में होता है वह अंतर्वंश प्रजनन कहलाता है। अर्थात इस विधि में संप्रजनन की अपेक्षाकृत दूर के संबंधी पशुओं में सहभोग होता है। इस विधि का प्रयोग किसी अच्छे सांख्यिकीय गुणों का आगे की पीढ़ियों में बनाए रखने के लिए किया जाता है। अब ये इसमें भी सिर्फ वही चल रहा है, 4-5 पीढ़ी इसमें भी है वही चीज़ और इसमें भी वही चीज़ थी बता रहे हैं, लेकिन इसमें 4-5 पीढ़ी सगे नहीं होंगे, मतलब एक से दूसरे में मतलब इसमें थोड़ा पीढ़ियों का अंतर आ जाता है। मतलब तो देखिए पीढ़ियों का अंतर कैसे आएगा, मतलब सगा इसमें संबंध नहीं है। इसमें हम किसी भी अच्छे से सांड, अगर मान लीजिए किसी के हमारे यहाँ पड़ोस में किसी के यहाँ अच्छा सा सांड है, तो हम वहाँ पे अपनी गाय को ले जाएंगे और वहाँ पे क्या करवाएंगे, प्रजनन की प्रक्रिया करवाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे चचेरा भाई किस साथ सहवास करेगा, चचेरी बहन के साथ, क्योंकि ये अच्छा नस्ल का हो है। फिर पोता किसके साथ करेगा, दादी के साथ, क्योंकि ये अच्छा नस्ल का हमने क्या करवाया, हमने कि इसकी जो इसकी माँ है वो एक, उसमें हमने कृत्रिम प्रजनन करवा लिया मान लीजिए, और उस कृत्रिम प्रजनन करवाने के कारण हमें क्या एक अच्छा सा जो सांड है वो प्राप्त हुआ। तो उसका प्रजनन हमारे पास मान लीजिए उसकी नस्ल, उसी के संबंध की दादी अगर है गाय, तो उसके साथ हम अगर सहवास करवाएंगे तो उससे हमें क्या होगा, अब इससे भी हमें एक अच्छे नस्ल का सांड प्राप्त होगा। ठीक है, या फिर जो भी है गाय प्राप्त होगी, और दादा से पोती। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए दादा इसी जाति में हमारे पास दादा जो सांड है अच्छा नस्ल का है, तो हम उसे पोती के साथ में सहवास करा सकते हैं। तो ये अंतर्वंश प्रजनन हो गया, संवरण प्रजनन हो गया। ठीक है, अब मैंने ये आपको बता दिए हैं, अब बस अपना बचा हुआ है, मैं आगे की वीडियो में कंटिन्यू करूँगी बाह्य प्रजनन। तो बाह्य प्रजनन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, बाह्य प्रजनन की डेफिनेशन और भिन्न संकरण और संकरण, और दूसरा क्रमोन्नति और प्रसंकरण। तो आगे की वीडियो आप ज़रूर देखें, मैं आगे अपलोड करूँगी। इस प्रकार से मैं आपको प्रजनन की टाइप्स समझा दूँगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं, आपको जो भी समझ में ना आए, ताकि मैं उसको और दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों।